वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन और इस लेक्चर में देखेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेट्स स्टार्ट नाउ। जोहानस केपलर जर्मनी में पैदा हुए थे और एट द एज of 58 years he passed away in 1630 November, and Sir Isaac Newton ये कब पैदा हुए? इन जनवरी 1643 एंड एट द एज ऑफ 84 पास्ड अवे इन द ईयर 1727 मार्च 1727। सो ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जर्मनी में पैदा हुए और सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए। आज जितना फास्ट कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, आप देख लीजिए 1630 से ऑलमोस्ट 13 साल बाद जोहानस केपलर के डेथ के ऑलमोस्ट 13 इयर्स लेटर सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ और 84 इयर्स तक जीवित रहने के बाद 1727 में उनकी डेथ हो गई इन द मंथ ऑफ मार्च। नाउ मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम डिफरेंस है, ये जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। सर आइजक न्यूटन से पहले जोहानस केपलर ने केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दे दिया था और इनके केपलर्स के इन लॉज के बाद कई सालों बाद इन्होंने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों में एक बेसिक अंतर है। उस बेसिक अंतर को, जो एक बेसिक डिफरेंस है, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे इस लेक्चर के। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से शुरू करते हैं और लास्ट में जाकर समझेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो सर आइजक न्यूटन ने दिया था उसमें और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में क्या एक बेसिक डिफरेंस है। नाउ स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। इसको समझने से पहले एक फिगर के बारे में समझते हैं जिसे कहते हैं इलिप्स। अगर आप आगे चल के मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे होंगे तो मैथमेटिक्स में एक आएगा टॉपिक कोनिक सेक्शन, वहाँ पर आपको इलिप्स को स्टडी करना होगा। उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलिप्स एक ओवल शेप, ये क्या है? इलिप्स है। कैसा शेप है? ओवल शेप कह सकते हैं आप इसे, या एग शेप्ड। अगर इसको मैं आपको कहूँ ड्रॉ करने के लिए तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। दो पिन ले लें, जो आयरन पिन होता है छोटा सा, उसको ले लें और दो दिए हुए पेपर के सरफेस पे उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स कर लें दोनों पिन को। अब एक थ्रेड लें और थ्रेड को
थोड़ा लूज करके ऐसे पेंसिल की मदद से खींच कर पकड़ें, लूज करके, यानी इस डिस्टेंस से, ये जो डिस्टेंस है ना, दो पिन के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बड़ी थ्रेड लेनी है। ये क्या है आपका? थ्रेड है। अब उसे क्या करें, पेंसिल यहां पर ऐसे फंसाकर खींच कर पकड़ें और अब पेंसिल को मूव कराना शुरू कर दें। कुछ ऐसी आकृति आपको मिल जाएगी। यही आपका क्या हो गया? इलिप्स हो गया। इस इलिप्स की खास बात क्या है कि इसमें दो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। ये सेंटर सेंटर नहीं कहलाता है, बल्कि ये फोकस कहलाता है। फोकस 1 एंड फोकस 2। और अगर कॉलेक्टिवली बोला जाए तो फोकस का जो प्लूरल होता है वो फोकाई होता है। सो ये हो गया फोकाई। अब अगर आप समझना चाहें तो इस फोकस से होकर जो लाइन गुजरती है, जो क्या करती है, इस दिए हुए इलिप्स के बाउंड्री पर जाकर टच करती है, उस लाइन को मेजर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये कट करती है उसे वर्टेक्स कहते हैं। और ठीक बीचों बीच इस लाइन के ठीक बाइसेक्टिंग लाइन अगर कोई क्रॉस करती है तो वो कहलाती है माइनर एक्सिस। क्या कहलाती है? माइनर एक्सिस। और ये पॉइंट जहां पर वो कट की है इसे कोवर्टेक्स कहते हैं। इज दैट ओके? अब जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट है, बाइसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक्चुअली सेंटर कहलाता है। सो सर्कल में आपने देखा होगा कि सर्कल में एक ही सेंटर होता है। एक ही पिन लीजिए और एक धागा लीजिए, उसे खींचकर पकड़ के पेंसिल में फंसा लीजिए और उसे रोटेट कर दीजिए इस पॉइंट के अलोंग, सर्कल रेडी है। लेकिन इलिप्स के लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग पिन को फिक्स करते हैं और एक धागे को लूज छोड़ते हैं और उसे पेंसिल से खींच कर पकड़ते हैं। जब वो टाइट हो जाता है उसे रोटेट कर देते हैं और रोटेट करने के बाद एक ओवल शेप्ड या एग शेप्ड फिगर हमें मिल जाती है, जिसके अंदर ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको फोकस कहते हैं, जहां पर आपने ऑलरेडी पिन फंसाया हुआ था। इसे सेंटर नहीं कहते हैं, वो हॉरिजेंटल लाइन जो इस फिगर के हिसाब से हॉरिजेंटल लाइन है, जो उसके अंदर सबसे बड़ी लाइन है जो दोनों फोकस से होकर गुजरती है, उसे मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर ये उसका सेंटर है जहां पर माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये हाफ वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये लाइन इस सेंटर से लेके इस वर्टेक्स तक ये जो डिस्टेंस है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है। उसी तरह ये वाली डिस्टेंस सेमी माइनर एक्सिस कहलाती है। इसके बारे में आगे चल के आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया आपको कि जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है वो एलिप्टिकल पाथ के लिए ही उन्होंने इस पर ऑब्जर्वेशन किया था और इसी पर उन्होंने अपने लॉज को दिए हैं। देयरफॉर इलिप्स का समझना हमारे लिए ज़रूरी था। अब आते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसा कि आप इस हेडिंग में देख पा रहे हैं, केपलर का लॉ किसके लिए था? प्लैनेटरी मोशन के लिए था अराउंड द सन। तो इलिप्टिकल शेप की बात की, इलिप्स की बात की मैंने, तो उन्होंने फर्स्ट लॉ क्या दिया? केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया, केपलर ने, कि द
planets revolve around the sun in elliptical orbit। बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे तो बहुत सारे पाथ्स भी होंगे, therefore orbits। The planets revolve around the sun in elliptical orbits with the sun is at one of the foci। यानी दिए हुए प्लैनेट का मूवमेंट, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। कैसे पाथ पर? तो वो इलिप्टिकल पाथ है, उसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एलिप्स में दो फोकस होते हैं, फोकस 1 और फोकस 2। तो जो भी प्लैनेट, मान लीजिए ये कोई एक प्लैनेट है, दूसरा कुछ ऐसा प्लैनेट होगा जो इस ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा होगा, तीसरा और भी हो सकता है जो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा होगा। और आपको सन को किसी एक ही फोकस पर लेना है। मान लेता हूँ मैं कि ये सन फोकस 1 पर यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये इलिप्टिकल पाथ हो गया जिसको इलिप्टिकल ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। और ये एक फोकस पर कौन है? सन है। तो पहले लॉ में क्या हो गया? पोजीशन क्लियर हो गया और पाथ का शेप क्लियर हो गया। किसका पोजीशन? सन का पोजीशन। आप फ्री हैं, आप चाहें तो किसी एक फोकस पर, अगर इस पर नहीं इसको पोजीशन करना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, वहाँ रख सकते हैं, लेकिन किसी एक ही फोकस पे आपको रखना है। और जो भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, वो कौन से पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, उस पाथ का शेप कैसा है? एलिप्टिकल है। और उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो ये पहला लॉ उन्होंने क्लियर कर दिया था। और ये जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ये क्या है? ये प्लैनेट्स हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देख लेते हैं। सेकेंड लॉ यहीं पर लिख लेते हैं, उसको फिर अलग से फिगर बनाकर देख लेंगे। सेकेंड लॉ में ये कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट with the sun sweeps out or sweeps over equal area in equal interval of time। यानी टाइम इंटरवल अगर सेम है तो वो लाइन जो सन को प्लैनेट से मिलाती है और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो लाइन या प्लैनेट इक्वल एरिया स्वीप कर जाएगी। आइए उसको फिगर से समझते हैं। याद रखिएगा, ये कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन कर रही है। ये इन पर्टिकुलर या सच में ऐसी कोई लाइन नहीं है। लेट्स सी दैट। तो ये रहा हमारा एलिप्स। यहाँ सन आपने मान लिया कि एक फोकस पे डाला हुआ है और
मान लीजिए कि ये लाइन प्लैनेट अभी यहाँ पर है, किसी पॉइंट P पर है, और ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, एक इमेजिनरी लाइन है। इज दैट ओके? ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। तो किसी दिए हुए टाइम में, फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए कोई टाइम डेल्टा टी लगा, टाइम इंटरवल डिफरेंस दिखाने के लिए डेल्टा दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम पॉइंट P से P डैश पहुँच गया, कितना लग गया? वो टाइम जो लगा वो डेल्टा टी है। और इस बीच में देखिए ये एरिया कवर कर रहा है, क्लियर है? ये एरिया, इस दोनों लाइन के बीच में ये एरिया आ गया, ठीक है। अभी आपको देखने से भी लग रहा है फिगर में कि बहुत दूर है ये प्लैनेट, कहाँ से? सन से। लेकिन कभी वो करीब भी तो आएगा। मान लीजिए यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट मान लेते हैं P1, और उसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए फिर से मेज़र कर रहे हैं। तो पता ये चल रहा है कि वो इस बार कुछ ऐसा हो जा रहा है P1 से P1 डैश पे, ओके। अब क्या है, ये जो लाइन इस प्लैनेट को सन से ज्वाइन कर रही है, वो कुछ ऐसा एरिया कवर कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, फॉर द गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या होना चाहिए? अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो A1 किसके बराबर होना चाहिए? A2 के बराबर होना चाहिए। A1 A2 के बराबर हो जाना चाहिए। यही बोल रहा है सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल आपने सेम रखा है। मान लीजिए अगर आप हाफ एन आवर 30 मिनट्स का टाइम इंटरवल रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो 30 मिनट्स में उसने एरिया कवर किया, वही 30 मिनट्स में उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, देख लीजिए एक बड़ा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक थिनर पोर्शन दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है। किसी भी हालत में अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो एरिया क्या हो जाएगा? जो प्लैनेट्स कवर कर रही हैं एक डिस्टेंस इलिप्टिकल पाथ पर, उसके थ्रू जो एरिया बन रहा है वो एरिया इक्वल हो जाएगा। इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आप देखिए कंक्लूजन क्या है कि प्लैनेट्स की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। प्लैनेट स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसे थिन स्ट्रिप में चलना है, बहुत पतला सा एरिया कवर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसी दिए हुए टाइम के लिए मोशन को स्लो करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस पोर्शन में देखेंगे, जब सन के करीब है, तो उसे इस एरिया के बराबर के एरिया कवर करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? स्पीड को इंक्रीज कर देना होगा। इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि द प्लैनेट स्पीड is greater when it is near the sun and its speed is slower
when it is far away from the sun। ये क्लियर हो गया है अब आपका कि इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना है। तो इक्वल एरिया के हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब फार डिस्टेंस पे है तो स्लो डाउन हो जा रहा है, लेकिन जब सन के नज़दीक आ गया है तो स्पीड उसकी फास्ट हो जा रही है। फिर जैसे जैसे वो दूर जाएगा स्लो स्पीड होती चली जाएगी। वैसे इसके बारे में हायर स्टडीज़ में जाएंगे, जब 11th में जाएंगे वहाँ पर जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशन का ही, यही सेम चैप्टर होगा वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वहाँ पर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वो है एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूँ तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। अगर मन करेगा तो इसे समझ लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को एल लेटर से डिनोट करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv, और एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से डिनोट करते हैं वो इक्वल होता है mv, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना वो रेडियस एक्चुअली है mvr। तो जब इस तरह का प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया, यहीं पे मैं दिखा दूं तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। इफ़ एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, एल इज़ कांस्टेंट, तो mvr कांस्टेंट हो गया। तो अगर इनिशियली लिखना चाहें, इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर m फाइनल, v फाइनल एंड r फाइनल। देखिए एक ही प्लैनेट है, तो एक ही प्लैनेट है तो मास तो सेम है, कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर vi ri इज इक्वल टू vf rf। वेलोसिटी एक साथ ले लीजिए, vi डिवाइडेड बाई vf इज इक्वल टू rf डिवाइडेड बाई ri। यहाँ पर मैं लिख दूँ, आप देख लीजिए कि अगर यहाँ न्यूमरेटर में इनिशियल वेलोसिटी है तो डिनोमिनेटर में फाइनल वेलोसिटी, लेकिन ठीक उसके उल्टा रेडियस जो डिस्टेंस है वो फाइनल है न्यूमरेटर में इक्वल साइन के इधर, और इनिशियल है डिनोमिनेटर में, यानी वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के, यानी डिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स है, यानी वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन। तो जाहिर सी बात है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लैनेट की वेलोसिटी घट जाएगी। सो उसी चीज़ को इस फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किए हैं, जिसको मैथमेटिकली ऐसे प्रूव किया जा सकता है। ये आगे आपको पढ़ना है, अगर आप फिज़िक्स में आगे इंटरेस्टेड होंगे तो क्लास 11th में ही इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। सो मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको बता दिया है, वैसे फिगर के थ्रू भी समझा दिया है, क्योंकि इक्वल एरिया कवर करना है इसलिए यहाँ पर स्पीड स्लो हो जाती है, और यहाँ पर जब सन के नज़दीक आता है प्लैनेट तो वहाँ पर स्पीड उसकी फास्ट हो जाती है। आइए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इस थर्ड लॉ में कह रहा है, इसको स्टेटमेंट को लिखने से पहले मैं एक चीज़ और समझा दूं। ये हमारा इलिप्स है, सन किसी एक फोकस पर आपने लिया हुआ है और प्लैनेट्स लगातार मूव कर रहे हैं, यानी रिवॉल्व कर रहे हैं। ये प्लैनेट है हमारा, तो देख लीजिए ये डिस्टेंस कभी यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा प्लैनेट, और इस तरह से रिवॉल्व करता चला जा रहा है। और आप देख लीजिए कि डिस्टेंस जो सन से है वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, बट एक जैसी नहीं रह पाती है। ये चीज़ क्लियर है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो है उनका मीन निकालना पड़ेगा। तो ये अगर मीन है और ये सब R1 से R2 R3
से लेके आर एन तक अगर हम चले जाएं, एन नंबर ऑफ रेडियस ले लें, डिस्टेंसेस ले लें, तो मीन निकालने का सिंपल तरीका है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn डिवाइडेड बाई n। सो ये क्या हो गया, मीन ऑफ द डिस्टेंसेस हो गया, मीन ऑफ डिस्टेंसेस। कौन सा डिस्टेंस, जो लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, प्लैनेट से सन को ज्वाइन कर रही है, उसका डिस्टेंस। सो थर्ड लॉ में क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ द मीन ऑफ द डिस्टेंस, मीन ऑफ द डिस्टेंस और डिस्टेंसेस is directly proportional to the square of the time period the planets take to move around the sun। सन बहुत ही माइटी है, इसलिए आपने देखा होगा मैंने हर जगह कैपिटल लेटर तीनों यूज किया है सन के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, दिस आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड, जो प्लैनेट को सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलने में जो टाइम लगा है उसका स्क्वायर। देयरफॉर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो लगा देते हैं कांस्टेंट के टी स्क्वायर। देयरफॉर आर क्यू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स ये एक कांस्टेंट आ गया आपके पास। किसका रेशियो है, क्यूब ऑफ द मीन ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड दैट is taken by the planet to revolve or move around the sun। ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया है और इसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन ने दिया था। आइए उस रिजल्ट तक इसके थ्रू पहुंचते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन using Kepler's law of planetary motion। लॉ इसलिए लिया है कि एक ही लॉ का यूज किया गया था, थर्ड लॉ। मैंने ये कहा था अपने इंट्रो में ही शुरू में कि केपलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे और न्यूटन इंग्लिश, और वो 1630 में उनकी डेथ हो चुकी थी केपलर की, और लगभग 13 इयर्स के बाद न्यूटन का जन्म हुआ था। और उस ज़माने में कम्युनिकेशन का सिस्टम आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे केपलर्स लॉ से हो सकता है न्यूटन ने गेस किया हो कि हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। न्यूटन्स लॉ में आपने देखा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। उन्होंने कहा था न्यूटन ने कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और मैंने ये भी कहा था ये यूनिवर्सल लॉ है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, प्लैनेट पर, चाहे कहीं भी हो, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा उन सब पर लागू होता है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है
और उसके लिए यूज़ क्या करना है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसका थर्ड लॉ। सो जो न्यूटन का अपना ऑब्जर्वेशन था उसमें उन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं माना हुआ था। उन्होंने क्या माना हुआ था कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और सन उसके सेंटर में है, उस दिए हुए सर्कल के सेंटर में है, और प्लैनेट एक सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है। ये प्लैनेट है जो सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि इसकी रेडियस आर है, यहाँ पर कैपिटल आर मान रहे हैं, जबकि एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमने मीन डिस्टेंस को स्मॉल आर माना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। इज़ दैट ओके? एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आगे जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होता है, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये प्लैनेट है और सन क्या है, सेंटर में है, तो ये प्लैनेट ऑलवेज किधर है, इस पर फोर्स लग रहा है, वो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक छोटे से स्टोन को थ्रेड में बांधकर ऐसे घुमाइए, यानी इसको सर्कुलर राउंड पाथ पर ऐसे घुमाने की कोशिश कीजिए। आपको फील होगा कि आपकी उंगलियों पर एक जोर फील हो रहा है और आप उस पेबल को कैसे नचा रहे हैं, यहाँ से फोर्स दे रहे हैं ना सेंटर की तरफ से, और वो गोल गोल घूमता जा रहा है। तो वही फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहला है। और वो जो एक्सेलरेशन होता है, मैंने सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा इसका बताया हुआ है, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने डील किया है वहाँ पे। सो इसको पहले नोट कर लीजिए, ये कहाँ से आया है, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसकी फाइंडिंग आगे चल के 11th में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है सन इस प्लैनेट पे, वो कितने के बराबर है। मान लीजिए कि ये प्लैनेट का मास m है, तो ये कितना हो गया, m इंटू a, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ज़रा ध्यान से देखें, मास कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर m क्या है, कांस्टेंट है। सो ये एक इक्वेशन आपका आ गया, इसको ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि ये प्लैनेट v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो एक कंप्लीट अगर चक्कर इसने लगाया इस पॉइंट से, फिर रोटेट करके अराउंड द सन उसी सेम पॉइंट पर पहुंच गया, और मान लेते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसमें वो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया उसने, तो उसमें का टाइम लग गया t। तो आप जानते हैं कि अगर रेडियस r है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, और वेलोसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। इज दैट क्लियर? सो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई कांस्टेंट है, देयरफॉर v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। क्यों? क्योंकि 2 भी एक नंबर है और पाई भी 22/7 या 3.14 के इक्वल आप लिख सकते हैं, दोनों एक नंबर है, देयरफॉर 2 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपने ये ले लिया, v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। लेकिन आपको लाना था केपलर थर्ड लॉ, वहाँ पर क्या आपने देखा था, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, यानी क्यूब ऑफ द मीन ऑफ डिस्टेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ये क्या था, कांस्टेंट आ गया था। तो हमें क्या कर देना पड़ेगा, r अपॉन r से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। देख लीजिए, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई
1/r। ये जो टर्म है केपलर के थर्ड लॉ से, केपलर्स थर्ड लॉ से क्या है, ये कांस्टेंट है। देयरफॉर ये भी कांस्टेंट हो गया। v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। मैंने ऑलरेडी कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हमें पहुँचना है। देयरफॉर v² का वैल्यू ये वाला आप पुट कर दें। f इज v² इंटू 1/r में इसको सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू v का वैल्यू 1/r इंटू 1/r। देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देख लीजिए, यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन में यही चीज़ है जिसको आप कैसे पहुँचे हैं, यूज़ करके केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ यूज़ किया है, और उसके थ्रू आपने जो न्यूटन ने इमेजिन किया, जो भी उसने माना कि ये सर्कुलर पाथ है, उस पाथ को इमेजिन करते हुए आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है और उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज़ किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो काम कर रहा है, Gmm। अगर ये कैपिटल M है तो डिवाइडेड बाई r², और ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, तो कितना हो जाएगा, Gmm डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू mv²/r। ये m इससे कैंसिल आउट हो गया, r इससे कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए v² कितने के बराबर हो गया, Gm/r के बराबर हो गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2πr/v लिख सकते हैं ना, या वेलोसिटी जैसे निकालते हैं, अभी जस्ट निकाला है, 2πr/t। v² कर लेंगे, कितने के बराबर हो जाएगा, v² हो जाएगा 4πa² डिवाइडेड बाई t²। उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। एक ही बात है, आप जैसे चाहें पहुँच सकते हैं। सो ये कितना हो गया, 4πa² r² t² Gm/r। इज दैट ओके? अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है। ये देखिए कितना हो गया, r² और मल्टीप्लाई हुआ r³ डिवाइडेड बाई t²। ये Gm एज इट इज़ रहने दीजिए और इसको लेकर इधर चले जाइए, 4πa²। अब देखिए G भी कांस्टेंट, मास ऑफ द सन भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, πa² भी कांस्टेंट। देयरफॉर r³/t² क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो न्यूटन के लॉ से भी आप केपलर्स लॉ तक पहुंच सकते हैं, उल्टा। ठीक है, लेकिन पहले हमने क्या लिखा था, न्यूटन्स लॉ तक पहुंचना है किसको यूज़ करके, केपलर के प्लैनेटरी मोशन को यूज़ करके। तो देख लीजिए यहाँ पर ये भी आ गया ना। सो दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, जिधर से आप चाहें आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। सो बोथ वे ये करेक्ट है। अब आइए, मैंने इंट्रो में या कहीं पर बोला था कि क्या फ़र्क है केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन में, जबकि वो काफ़ी पहले आए थे, न्यूटन के बर्थ से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन न्यूटन को बहुत बड़ा क्रेडिट मिला। और पहले इस चैप्टर में भी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही पढ़ना पड़ रहा है। कारण यह है कि प्लैनेटरी मोशन जो केपलर ने दिया था, उन्होंने सिर्फ प्लैनेट के मोशन के बारे में समझाया कि वो सन के अराउंड कैसे मूव कर रहा होगा। उन्होंने उसकी जनरलाइजेशन नहीं की कि ये मोशन हर जगह एप्लीकेबल होगा, यानी एक यूनिवर्सल लॉ की तरह एप्लीकेबल होगा और वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप लगा सकते हैं। नहीं, उन्होंने जो केपलर ने एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी थी, वो ये था कि उन्होंने प्लैनेट के मोशन के कॉज के बारे में कुछ नहीं बताया कि आखिर प्लैनेट सन के अराउंड क्यों मूव कर रहा है।
क्यों वो रिवॉल्व कर रहा है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जबकि न्यूटन ने ये चीज़ क्लियरली बता दी कि एक फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो सन प्लैनेट पे लगा रहा है, उस पर इम्पार्ट कर रहा है, जिसके कारण प्लैनेट क्या हो रही है, मूव कर रही है। यानी कॉज ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट न्यूटन ने क्लियरली बता दिया, जिसकी वजह से उनका जो लॉ है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कॉज ऑफ मोशन और उसके पीछे लग रहे फोर्स को भी उन्होंने क्लियर कर दिया था न्यूटन ने। लेकिन जो केपलर ने कॉज ऑफ मोशन क्लियर नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ मोशन के बारे में बताया था। लेकिन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, चाहे वो रॉकेट साइंस हो या स्पेस के किसी भी रिसर्च के लिए केपलर्स लॉ को बाईपास करके उसे छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। होप कि आपको दोनों प्रोसेस, मैंने उल्टा भी बताया, न्यूटन्स लॉ तक पहुंचने के लिए केपलर्स लॉ का यूज़, और ये वाला प्रोसेस से केपलर्स लॉ तक पहुंचने का भी तरीका आपको बता दिया। होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।